तो बच्चों वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई मैथ्स बाय आर्चिल सर। तो आज हम बच्चों ये जो क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है जेई मींस के लिए, इसकी हम फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। इसके अंदर हम आज बात करेंगे थ्योरी रिवीजन सेशन के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट मी, यू कैन नो अबाउट मी। सो बच्चों ये जो थ्योरी रिवीजन सेशन 1 है, इसका जो टॉपिक है दिस इज द सेट्स एंड रिलेशन। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे दो पार्ट आते हैं, एक सेट्स आता है और एक रिलेशन आता है। बहुत सारे बच्चे सेट्स को 11th में पढ़ते हैं, रिलेशन को 12th में पढ़ते हैं। काफी सारे बच्चे सेट्स को 11th में पढ़ लेते हैं। तो जो बच्चे 11th में पढ़ लेते हैं दोनों चीजों को, उनको थोड़ा सा थ्योरी याद नहीं रहती कॉन्सेप्चुअली। तो हम इन रिवीजन सेशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट से थ्योरी को रिकैप करेंगे, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स प्रीवियस ईयर से हम लोग करेंगे, और इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि ये जो चैप्टर है सेट्स एंड रिलेशन, ये केवल जेईई मेन का टॉपिक है और इससे हर साल एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है। मतलब जो भी टारगेट ईयर हमारा एग्जाम है उसके अंदर, पेपर के अंदर, मैथ्स के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन या तो सेट से होगा या रिलेशन से होगा। मतलब ओवरऑल इस चैप्टर से, सेट्स एंड रिलेशन से, एक क्वेश्चन हमेशा पेपर के अंदर मिलता है। अभी जरूरी नहीं है कि वो हार्डकोर सेट्स एंड रिलेशन से हो, उसका कॉन्सेप्ट, सेट्स एंड रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैट्रिसेस में यूज में ले लें, वो कहीं पर भी यूज में ले सकता है, पीएनसी में यूज में ले ले। तो सेट्स एंड रिलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज में लिया जा सकता है। कई बार क्या होता है जनरली डायरेक्ट नहीं आता है, बोलते नहीं इस बार तो आया ही नहीं, बेटा कहीं ना कहीं मिक्स करके दे दिया जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये हमारी वेटेज की बात हुई। तो बच्चों सभी आपको पता है कि सेट्स क्या होता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर ये जो डिस्टिंक्ट वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इनके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। यदि मैं बोलूं कोई सेट है तो उसको बिलोंग, कोई एलिमेंट यदि उसके अंदर बिलोंग कर रहा है तो उसका नोटेशन ये होता है, और एलिमेंट बिलोंग नहीं करता तो उसका नोटेशन ये होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये जेई मेन का क्रैश कोर्स है, ये एक सेट ए है। जेई मेन का क्रैश कोर्स इज ए सेट ए। मैं बोलूं इसका बच्चा, एक बच्चा है आर्यन सक्सेना, तो आर्यन सक्सेना बिलोंग्स टू ए। और मैं बोलूं कि कोई बच्चा है, सपोज मेरे पापा है, बच्चे नहीं मेरे पापा है, तो पापा डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो बच्चों अब सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, याद कीजिए। सेट को फटाफट से, बच्चा जो भी थ्योरी में बोलता जा रहा हूं ये दिमाग में आपकी रील की तरह घूमनी चाहिए कि नहीं मेरे को ये थ्योरी आती है, ये मेरे को क्लिक हो रही है, मैंने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, दो तरीके होते हैं, कौन कौन से होते हैं? रोस्टर मेथड, टेबुलर फॉर्म, और दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर मेथड में क्या कहते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेटेड बाय कॉमास एंड एनक्लोज देम इन कर्ली ब्रैकेट। जैसे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं तो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ये होते हैं, तो इनको सेपरेटेड बाय कॉमा कर दिया और एनक्लोज कर दिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। सेट बिल्डर थ्योरम के अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर्टी या रूल लिखते हैं जो कि हमें सारे एलिमेंट ऑफ द सेट देता है। मतलब इस तरीके से लिखा हुआ रहता है, एक्स ये होता है कोलन और ये होती है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें क्या देती है, एक्स के सारे एलिमेंट देती है, और कोलन का मतलब होता है सच दैट। कोलन का क्या मतलब होता है, सच दैट। ठीक है, जैसे बच्चों प्रैक्टिस के लिए चलो एक दो एग्जांपल करके देखते हैं। सभी बच्चे बताइए, ये एक सेट है, ये सेट कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है? रोस्टर फॉर्मेट में लिखा हुआ है। रोस्टर फॉर्मेट को यदि मुझे सेट बिल्डर फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा तो मुझे पता है ये सारे नंबर मुझे पॉजिटिव इवन इंटीजर दिख रहे हैं। कई लोग बोलते सर इवन इंटीजर नहीं, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। क्या ये डेफिनेशन सफिशिएंट है? क्या जल्दी बताइए, क्या मैं सेट ए को केवल इतना ही लिख सकता हूं क्या? नहीं, यहां पर एक कंडीशन डालनी होगी कि जो n है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, n इज लेस देन इक्वल टू 5। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में। तो मैं क्या कह रहा था, यहां पर आपको n के ऊपर एक कंडीशन डालनी होगी कि n शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5। अब कुछ लोग इसको डायरेक्टली लिख देते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू 5 या x लेस देन 6, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या है, थोड़ा सा नंबर सिस्टम जो है ना उसको क्लिक करना चाहिए कि हमारे पास नंबर्स किस किस प्रकार के आते हैं। यहाँ पर देखो बी सेट को आप क्या लिख सकते हो, जल्दी से बताइए। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर -1 है, परफेक्ट स्क्वायर -1 है, सच दैट ये x कहां से स्टार्ट होगा, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा, और कहां तक रुक जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 6 तक हो जाएगा, इस प्रकार से। तो बेटा ये क्या है, एलिमेंट, और ये क्या है, प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म।
बच्चों बताइए थर्ड क्वेश्चन में क्या क्लिक हो रहा है आपको, जल्दी से बताइए थर्ड क्वेश्चन में क्या क्लिक हो रहा है कि ये सेट कौन सा होगा। थर्ड क्वेश्चन में बताइए ये सेट कौन सा होगा, और फोर्थ क्वेश्चन में बताइए ये सेट कौन सा होगा, जल्दी से बताइए फास्ट। थर्ड क्वेश्चन के अंदर बेटा ये क्या आ रहा है, क्यूब प्लस वन आ रहा है। वेरी गुड, काफी बच्चों का मेरे पास आंसर मिला यहाँ पर। ये क्यूब प्लस वन आ रहा है, एक्स के वैल्यू वन डालो, क्यूब प्लस वन, टू क्यूब प्लस वन, थ्री क्यूब प्लस वन, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन x के ऊपर कंडीशन रहेगी, लेस देन इक्वल टू 6 रहेगा x, ठीक है ना। लिखने के बेटा रोस्टर जो फॉर्म होता है उसमें तो चलो एक ही तरीका होता है, लेकिन जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना, इसमें अलग अलग तरीके होते हैं। तो एग्जाम के अंदर यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया जेईई मेन के अंदर, तो हमें क्या करना है बेटा, हमें दिमाग नहीं लगाना है, हमें ऑप्शन को सोल्व करते हुए देख लेना है कि ऑप्शन को सोल्व करते हुए कौन कौन से उसके इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है कि 3 ऑप्शन सही दे देगा, एक गलत दे देगा और पूछ लेगा नॉट ट्रू। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें ध्यान रखना है नॉट ट्रू तो नहीं पूछा है ना, यदि नॉट ट्रू वाला क्वेश्चन आता है तो गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। जैसे डी वाला क्वेश्चन है, डी वाले में ये नंबर्स में कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, लेकिन मुझे ये पता चल गया है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। ये सारे के सारे नंबर बच्चों मेरे कैसे हैं, प्राइम नंबर है। तो कैसे हैं, लेस देन और इक्वल टू 43, 43 है उससे छोटे प्राइम नंबर, सारे के सारे हैं या नहीं, तो यहाँ पे हमने लैंग्वेज में लिख देंगे यदि कोई भी रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो। ये बात बच्चों ध्यान रखना कि प्राइम नंबर के केस में आप ऐसे मत लिख देना कि x बिलोंग्स टू p, x बिलोंग्स टू p प्राइम नंबर लिखना एक पाप होगा, गलत बात होगी। चलो इसके बाद बच्चों आता है टाइप ऑफ द सेट। याद करो टाइप ऑफ द सेट में कौन कौन से होते थे, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता उसको बोलते हैं नल सेट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि किसी सेट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट होता है तो उसको बोलते हैं नॉन एम्प्टी सेट। आप ये वाला एग्जांपल देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पर एक्स को सोल्व करने पर इमेजिनरी वैल्यू आएंगी और एक्स कैसा है, रियल नंबर, तो ये एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक मैंने लिख दी है, यहाँ पर जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, x नॉट इक्वल टू x, तो x x के इक्वल नहीं है तो वो कैसा होगा, एम्प्टी सेट होगा। सेकंड टाइप आता है बेटा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट के अंदर क्या होता है, जिसके अंदर एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो, एग्जैक्टली वन एलिमेंट हो। तो यहाँ पर बच्चों ये दो जो एग्जांपल्स है ना, ये वाला एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल और ये वाला एग्जांपल, ध्यान दो, क्या ये सिंगलटन है, क्या सही बात है क्या, बताइए। x इज द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट, तो ये एम्प्टी होगा या सिंगलटन होगा, जल्दी बताओ। ये वाला जो सेट है ये सिंगलटन होगा या एम्प्टी होगा, सिंगलटन सर। कैसा होगा, ये सिंगलटन सेट होगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि नंबर पूछा गया है तो नंबर कितना होगा, 0 होगा, तो इसके अंदर एक एलिमेंट आ रहा है। अंडरूट हमेशा पॉजिटिव से ओपन होता है, नेगेटिव से ओपन नहीं होता, इस कारण यहाँ पर भी सिंगलटन है। इसके बाद आता है बच्चों फाइनाइट सेट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल होते हैं। और फिर एग्जिस्ट करता है ऑर्डर, ऑर्डर को अपन बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर के लिए क्या होता है कि भाई किसके अंदर कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फाइनाइट सेट ये होता है भाई जिसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, उसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। फिर आता है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं। जैसे x आ गया, x इक्वल टू 2n हो गया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इनफाइनाइट सेट हो गया, ये भी अपना इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो बच्चों यहां तक की कहानी क्लियर है क्या, इनफाइनाइट सेट तक की कहानी क्लियर है, चलें आगे। इसके बाद आता है बच्चों इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं, जिनके अंदर एलिमेंट्स सेम हो और कार्डिनल नंबर भी सेम हो। इक्वल सेट होता था और एक होता था इक्विवेलेंट सेट, याद कीजिए। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में क्या अंतर होता है, इक्विवेलेंट सेट के अंदर कार्डिनल नंबर सेम होता है और इक्वल सेट के अंदर कार्डिनल नंबर तो सेम होता ही होता है लेकिन एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। इक्विवेलेंट सेट के अंदर जरूरी नहीं है कि एलिमेंट सेम हो, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं, नहीं कह सकते कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट बट इक्विवेलेंट्स सेट मे नॉट बी इक्वल। ये वाली कहानी कह सकते, नहीं कह सकते कि इक्वल सेट हमेशा इक्विवेलेंट होंगे बट इक्विवेलेंट सेट हमेशा इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो बच्चों ये वाला एग्जांपल करके बताओ कि क्या ये बात सही है क्या, a नॉट इक्वल टू b, ये ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी बताइए। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एक्स स्क्वायर 9 से छोटा है और x कैसा है, इंटीजर है। x कैसा है, इंटीजर है
और ये बी सेट है, ए नॉट इक्वल टू बी। ऐसा क्यों बेटा? सेट ए जो है उसके अंदर -3 नहीं आएगा, -3 नहीं आएगा। चलो यदि मैं एक सेट सी ये लिख देता, सेट सी इज -2 -1 1 2, अब मैं बोलता कि a इक्वल टू सी, तो ये स्टेटमेंट बताइए क्या ये सही बात है क्या? a और c इक्वल होंगे क्या? जल्दी बताइए। यस सर। यस और नो में आंसर दें, फटाफट से कमेंट करके बताएं कि आंसर इसका सही होगा या गलत होगा। ए और सी इक्वल होंगे। ए जो सेट है वो है मेरा -2 आएगा, -1 आएगा। ए के अंदर प्यारे बच्चों 0 भी आएगा, इंटीजर। तो ए और सी, ए इक्वल टू सी, ये फॉल्स हो गया। ये वाला इसका आंसर क्या था? ट्रू। ए बी के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कुछ लोग 3 के भरोसे, -3 के भरोसे वो ट्रू बोल देते हैं, 0 की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। क्लियर हो गया? इक्वल सेट और इक्वलेंट सेट्स। ठीक है, चलें आगे। चलो अब बच्चों नेक्स्ट बात आती है सबसेट एंड सुपरसेट की। सबसेट एंड सुपरसेट में देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि कोई भी एक सेट है उसके कुछ एलिमेंट लेकर के जो सेट की फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं सबसेट। और माना कि एक सेट था ए, ठीक है, ए के हर मेंबर बी में बिलोंग करते हैं, तो जो बी वाला है ना उसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो जो बाद वाला जो सेट है ना बड़ा वाला उसको बोलते हैं सुपरसेट, और जो जो पहले वाला है उसको बोलते हैं सबसेट। तो सबसेट सुपरसेट, सबसेट सुपरसेट। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो सबसेट को नोटेशन जो होता है वो ये होता है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अब बोलते हैं कि भाई सुपरसेट का नोटेशन क्या होगा, तो इसको राइट से लेफ्ट में पढ़ोगे तो आप ऐसे पढ़ोगे कि बी इज ए सुपरसेट ऑफ ए। ठीक है, कुल मिलाकर के बात क्या है कि सेट जो भी सबसेट है उसका हर एक एलिमेंट उस सुपर सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सबसेट। ठीक है, तो बात आती है कि यदि कोई सबसेट ना हो तो अपन ऐसा लिख देंगे, जैसे 1 2 है, इसके सारे सबसेट लिखो, तो सारे सबसेट क्या होंगे बेटा? दो लोग हैं, दो लोगों में से कुछ लोगों को लेकर के जो सेटअप की फॉर्मेशन होगी उसको हम बोलते हैं सबसेट। जैसे मैंने कुछ भी नहीं लिया तो ये बन गया, मैंने केवल 1 लिया तो ये बन गया, मैंने केवल 2 लिया तो ये बन गया, मैंने 1 2 लिया तो ये बन गया। बना कि नहीं बना? इस तरीके से मेरे पॉसिबल सबसेट की यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। जैसे एबीसी है, कुछ नहीं लिया, केवल ए लिया, केवल बी लिया, यहाँ पर एक रह गया ना केवल सी लिया, ए बी लिया, ए सी लिया, बी सी लिया, ए बी सी लिया। बात चमक रही नहीं चमक रही? तो ये सारे मेरे क्या होते हैं? पॉसिबल सबसेट्स होते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि पॉसिबल सबसेट्स के लिए फॉर्मूला भी हो गया कि 2 की पावर n। क्यों? यदि सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स है तो हर एलिमेंट क्या करेगा? या तो जाएगा या नहीं जाएगा। हर एलिमेंट के पास दो चॉइसेस होती है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर n के इक्वल होती है बच्चों। एक आता है बेटा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट के अंदर जैसे क्या होता है कि हर सेट इटसेल्फ इज आल्सो ए सबसेट, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। खुद का भी सबसेट होता है। प्रॉपर सबसेट के अंदर इसको काउंट नहीं करते हैं, बाकी सबको काउंट करते हैं बेटा। प्रॉपर सबसेट, कोई बोले कि एबीसी वाले सेट के प्रॉपर सबसेट बताओ, तो वो एबीसी इटसेल्फ वाला नहीं आता है, बाकी सारे प्रॉपर सबसेट के अंदर आते हैं बच्चों। जैसे कि कुछ नोट है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर जो कि हमें याद रखनी चाहिए कि एम्प्टी सेट फाई, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये बात सही है? एम्प्टी सेट इज ए सबसेट, सॉरी एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यदि ए बी का सबसेट है एंड बी ए का सबसेट है तो ए और बी को इक्वल होना पड़ेगा। यदि किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो उसके टोटल सबसेट्स होंगे 2 टू द पावर n। यदि किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके टोटल प्रॉपर सबसेट्स होंगे 2 टू द पावर n -1। ठीक है, एम्प्टी सेट फाई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। फाई जो होगा वो हर सेट का प्रॉपर सबसेट होगा एक्सेप्ट इटसेल्फ। यदि कोई सेट ही एम्प्टी हो गया बच्चों तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए? 0। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे बताओ? इसके नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे 2 टू द पावर 0। एक ही होगा, वो कौन सा होगा? इटसेल्फ। तो इसका सबसेट तो यही होगा, या फिर ऐसे लिख दो
तो ये खुद का तो क्या होता है, प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट क्लियर है बेटा, रिवाइज हो गए सारे पॉइंट्स। ठीक है, क्लियर है बात। इसके बाद बच्चों चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं यहाँ पर हम। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ सभी लोग, ट्रू फॉल्स बताना है फटाफट से, सभी लोग आंसर देंगे, जल्दी जल्दी आंसर देंगे। पहला वाला देखो, बिलोंग्स टू किसके लिए आता है, एलिमेंट के लिए। तो क्या ऐसा एलिमेंट है, हाँ है, तो ये कैसा हो गया, ट्रू हो गया। दूसरा वाला बताओ, ये वाला जो एलिमेंट है करली ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है कोई बात नहीं, करली ब्रैकेट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हियर इट इज द नोटेशन ऑफ सबसेट। यदि ये सबसेट का नोटेशन है तो मतलब क्या कोई ऐसा एलिमेंट लेकर के सबसेट बनाया जा सकता है, हाँ इस वाले एलिमेंट को लेंगे, इस वाले एलिमेंट को लेकर के जो सबसेट बनेगा वो ये होगा, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। यहां पर देखते हैं बिलोंग्स टू कब आता है, जब एज इट इज एक एलिमेंट हो। देखो एज इट इज एक एलिमेंट है ये वाला, यहां तक एज इट इज एक ऐसा एलिमेंट है या नहीं, तो ये वाला ट्रू हो गया इस वाले की वजह से। फोर्थ वाला देखो, क्या ऐसा एक सबसेट है, सबसेट मतलब करली ब्रैकेट को एक छोड़ना है, तो ये वाला एलिमेंट करली ब्रैकेट, सिंगल करली ब्रैकेट, और बाहर वाला सबसेट के लिए है, सेट के लिए, तो ये किसकी वजह से आएगा, इसको लेकर के जब सबसेट बनाओगे, सेकंड वाले एलिमेंट को लेकर के सबसेट बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा, तो दिस इज द सबसेट, तो ये बात भी सही है। बिलोंग्स टू, तो ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, देखो ऐसा एलिमेंट ये रहा, इसकी वजह से ट्रू हो गया। बताओ आगे बताओ। हमारे स्लाइड्स के सारे फोटोज, सारे कंटेंट कॉपीराइट है, यदि कोई भी इसको कॉपी करता है तो सही बात नहीं होगी, ठीक है बेटा। ये बताओ 6th वाले में क्या होगा, इसको देखो आप, सबसेट का नोटेशन है, यहां पर देखो, यहां पर है नहीं, तो इसको लेकर के यदि आप सबसेट बनाओगे मतलब ये वाले एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये भी ट्रू है। यहां देखो ए और करली ब्रैकेट है, इसको और इसको लोगे तो ये सबसेट बनेगा, तो ये बात भी सही है। ये बताओ 8th वाला बताओ, 8th वाला जल्दी से, फास्ट से। फॉल्स है भाई, ये तो सबसेट है, डज नॉट सबसेट, नॉट ए सबसेट। x comma p, x is a constant in the English alphabet, x is a consonant। 9th वाला, 9th वाला कैसा होगा, फॉल्स होगा, क्यों, ये सही है बेटा, x और p दोनों के दोनों कॉन्सोनेंट होते हैं, वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, तो वो तो सबसेट बनाएगा भाई, ये जो होगा वोवल्स को छोड़ करके बाकी सब आ गए इसके अंदर, तो x और p वो तो सबसेट होगा, ये बोला डज नॉट सबसेट, तो बताइए 9th वाला फॉल्स होगा या ट्रू होगा, जल्दी बताइए। 9th वन इज फॉल्स और ट्रू, 9th वन इज फॉल्स और ट्रू, फॉल्स, क्लियर हो गया, चमक गई बात सभी को, किसी को डाउट तो नहीं है, चलें आगे। चलो ये फटाफट से रिकॉल करना है जस्ट। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। बेटा इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए लिया है कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट तो दिए हुए हैं, तो एलिमेंट दिए हुए हैं तो टोटल सबसेट्स तो हर बच्चा निकाल लेता है, टोटल सबसेट्स, तो टोटल सबसेट का फॉर्मूला तो होता है 2 की पावर n, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 256 आ गया। लेकिन यहां पर कि सबसेट्स हैविंग एटलीस्ट 3 एलिमेंट, subsets having exactly 4 elements, subsets having exactly 5 element, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आजकल के फेमस क्वेश्चंस हैं जेईई मेन के। तो बेटा हमें पूछा गया है कि इसके कितने सबसेट ऐसे होंगे जिनके अंदर कम से कम 3 एलिमेंट होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल में से वो हटा दें 9 एलिमेंट वाले, कि कोई भी एलिमेंट नहीं हो सबसेट के अंदर, तो 9 एलिमेंट मतलब 1 5 वाला, या फिर आप ऐसे कह सकते हो 8C0।
आप बोल सकते हो नहीं बोल सकते 8C0? वो वाले केस हटा दो जिनके अंदर, वो सबसेट हटा दो जिनके अंदर आपने एग्जैक्टली वन एलिमेंट लिया। वन एलिमेंट मतलब आप वैसे ही बोल सकते थे 8 केस आएंगे एक एक, या फिर ऐसे समझो 8C1। दो एलिमेंट वाले केस हटा दो, दो एलिमेंट वाले मतलब 8C2। ठीक है, तो ये 8 हो गया, 8C1 की वैल्यू, 8C0 की वैल्यू होगी बेटा मेरे पास 1। 8C2 8 इंटू 7/2 28। NC2 की वैल्यू याद होनी चाहिए बेटा फटाफट से, तो ये हो गया 37। 37 गया तो कितना आंसर आ गया? 219 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो इसको अपन ऐसे भी कह सकते थे 8C3 3 एलिमेंट वाले, 4 एलिमेंट वाले, 5 एलिमेंट वाले, 6 एलिमेंट्स वाले, 7 एलिमेंट वाले, 8 एलिमेंट वाले। अब इसको अपन ऐसे लिख देते 2 की पावर 8 माइनस 8C1 माइनस 8C2 माइनस, सॉरी 8C0 भी आएगा ना। ये कहां से आया? बाइनोमियल से आया। बाइनोमियल क्या कहता है? NC0 NC1 NCN तक का सम जो होता है वो 2 टू द पावर n होता है। वहां से भी अपन जा सकते थे, है ना। तो दोनों मेथड आपके पास। क्लियर है बात? चले बेटा, इसके बाद एक टर्म आता है पावर सेट। जैसे हमने सबसेट्स के बारे में बातचीत करी थी कि सबसेट क्या होते हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं वो सारे लिख दिए आपने। जैसे ए है 1 2, इसके पॉसिबल सबसेट्स होते हैं 5 करली ब्रैकेट 1 करली ब्रैकेट 2 करली ब्रैकेट 1 2। अब क्या करो, आप इन सबका एक सेट बना दो। इन सबका क्या बना दो? सेट बना दो। उसको बोलते हैं पावर सेट, और इसका रिप्रेजेंटेशन ये है PA। ये है, इसके पावर सेट बताओ। तो इसके पावर सेट क्या होंगे? इन सबके जितने भी पॉसिबल सबसेट थे उनका एक सेट बना दिया, उसको बोलते हैं पावर सेट। तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो सेट के सबसेट्स होते हैं। ठीक है, तो अब एक सेट के अंदर यदि n एलिमेंट्स हैं तो उसके टोटल सबसेट्स कितने होते हैं? 2 टू द पावर n। तो पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 2 टू द पावर n के इक्वल होंगे। ये बात क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जितने भी सेट्स हमारे डिस्कशन में चल रहे होते हैं उन सबका कॉम्बिनेशन, उन सबको कंबाइन कर दो, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। अब बच्चों मुझे बताओ, यदि एक सेट मेरा फाई है तो इसका पावर सेट क्या होगा? इसका पावर सेट क्या होगा? इसके अंदर कितने एलिमेंट है? सेट ए के अंदर 0 एलिमेंट है, तो इसके पॉसिबल सबसेट क्या होगा? यही होगा। तो इसका एक सेट बना दो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, ये कितने हो गए बेटा? 1 हो गया। और पावर सेट ऑफ कितना हो गया? ये हो गया। अब यदि मेरे को कोई बोले पावर सेट ऑफ ए, भाई पीए भी तो एक सेट ही था, मान लेते ये बी सेट हो गया। तो पावर सेट ऑफ बी पूछा गया एक तरीके से। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है बेटा? एक एलिमेंट है। तो इसके सबसेट क्या होंगे बताओ? इसके सबसेट क्या होंगे? कुछ नहीं लिया मतलब फाई, और इसको लिया तो ये बनेगा, मतलब ये भी एक एलिमेंट हो गया ना। अब इस तरीके से आ गया, तो इसके अंदर 2 हो गए, फिर इसके लेंगे तो 4 हो जाएंगे। इस प्रकार से चलते जाते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? फाई वाला। इसके बाद सर। बच्चों को कंफ्यूजन आने स्टार्ट हो जाता है कि सर आपने यहां पर ये कैसे लिख दिया था। ठीक है, तो ये जो है ना एक एलिमेंट है ये बेटा, ये एक एलिमेंट हो गया फाई करली ब्रेकेट। तो ये फाई, ये वाला फाई नहीं है ये ना, कुछ नहीं लिया और इसको लिया, तो ये 2 सबसेट हुए इसके। ठीक है, इसके बाद बच्चों आता है ऑपरेशंस ऑन द सेट्स। याद करो कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। एक होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन। एलिमेंट्स को मिला देते तो वो यूनियन हो जाता है, कॉमन निकाल देते तो वो इंटरसेक्शन हो जाता है। ठीक है, फिर आता है डिफरेंस ऑफ द टू सेट। यहाँ पर देखो, डिफरेंस में काफी बच्चों को डाउट रहता है, इसका मैं डिफरेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर रहा हूँ कि a माइनस बी जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। a माइनस बी को डिफरेंस बोला जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि ये x की जो एलिमेंट हो वो x में, a में तो बिलोंग करे लेकिन b में बिलोंग ना करे। मतलब एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू a बट नॉट टू b। ये ऐसे एलिमेंट जो a में तो बिलोंग कर रहे हो लेकिन b में बिलोंग नहीं कर रहे हो। b माइनस से क्या होगा? एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू b बट नॉट टू a। जैसे a माइनस बी का वैल्यू याद करूं मैं, तो a माइनस बी क्या होता है? a के अंदर और b के बाहर। a के अंदर और b के बाहर, इसका मतलब क्या हो गया? का कॉमन। a के अंदर और b के बाहर का कॉमन, मतलब a के तो अंदर है और b के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। b माइनस से क्या हो जाएगा? b के अंदर और a के बाहर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, इनको याद रखना है हमें। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी आती है ऑपरेशंस के अंदर, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि जो डिफरेंस हमने कैलकुलेट किए थे उनका यूनियन कर दो।
डिफरेंसेस जो कैलकुलेट किए थे उनका जो यूनियन होता है उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स, ठीक है। इसके बाद बच्चों फिफ्थ ऑपरेशन आता है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, ए डैश या एसी से रिप्रेजेंट करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट को। कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि जो भी डिस्कशन के अंदर जो सेट है उसके कोई ना कोई तो यूनिवर्सल सेट एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को हटा दो। यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट को हटा दो, मतलब यू माइनस ए कर दो, उसको बोलते हैं ए डैश। जैसे कि ए ये है, बी ये है, यू ये है, तो ए डैश ये हो गया, ए के एलिमेंट को हटा दो, बी डैश मतलब बी के एलिमेंट को हटा दो, किसमें से, यूनिवर्सल में से। एंड द लास्ट ऑपरेशन इज द डिसजॉइंट सेट। दो सेट्स को डिसजॉइंट बोला जाता है यदि उनका इंटरसेक्शन 5 होता है बच्चों, ठीक है। तो ये 6 ऑपरेशंस होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब इन 6 ऑपरेशंस के आते हैं बेटा वेन डायग्राम, कि इन ऑपरेशंस के आपको वेन डायग्राम पता है या नहीं पता। तो बेटा क्या होता है वेन डायग्राम, क्या होता है कि पिक्चोरियल डायग्राम, पिक्चोरियल जो डायग्राम होता है जिसमें हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ए ये है, बी ये है और यू ये है, तो इसका देखो क्या होगा, हर सेट को एक सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाएगा एक रेक्टेंगल के अंदर। रेक्टेंगल इज अ यूनिवर्सल सेट, और इसके अंदर देखो ये वाला जो पार्ट है कॉमन पार्ट हो गया, देखो 3 कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला जो पार्ट हो जाएगा जिसको मैंने अभी टिक किया, ये कौन सा हो जाएगा, ओनली ये, कि ऐसे एलिमेंट जो केवल ए में बिलोंग कर रहे हैं, जो किसी के साथ शेयरिंग नहीं हो रही है। ये जो टिक किया ये किस में हो जाएंगे, ओनली बी के हो जाएंगे। ये जो 6 और 7 है ये ए और बी में से किसी में भी नहीं है, तो ये बाहर हो जाएंगे, यूनिवर्सल के अंदर है लेकिन ए और बी के अंदर नहीं है। इस प्रकार से हम वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। बेटा आपको याद होगा ये टोटल जितने भी ऑपरेशन हमने पढ़े, ये यूनियन का वेन डायग्राम, मतलब जो शेडेड पोर्शन है ना, ये ए यूनियन बी है, ये शेडेड पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी है, ये शेडेड पोर्शन क्या है, ए माइनस बी है, ये शेडेड पोर्शन क्या है, बी माइनस ए है, ये वाला ए डेल्टा बी, इन दोनों का यूनियन कर दो, इसका और इसका यूनियन, तो ये वाला आ गया ए डैश, मतलब ए के बाहर, ये पूरा बाहर वाला ये ए डैश हो गया, ठीक है। और ये हम दोनों एक दूसरे से जुदा जुदा, हम दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन भी कैसा हो गया 5, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। क्लियर हुई बात बच्चों। ये जो हम सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहे थे ना ए डेल्टा बी के बारे में, ये जो ए डेल्टा बी होता है वास्तविकता में क्या है, ये वाला पोर्शन आया और ये वाला पोर्शन आया, तो बीच वाला नहीं आया, तो ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी हटा देंगे तो वो ए डेल्टा बी के इक्वल भी होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये जो हमारे जितने भी ऑपरेशंस थे उनके वेन डायग्राम है। अब आता है बेटा कि कुछ लॉज ऑफ अलजेब्रा, कि जो सेट्स होते हैं इनके ऊपर कुछ लॉज भी होते हैं, उनका एक क्विक रिवीजन करते हैं। एक होता है बेटा कम्यूटेटिव लॉ, ये सारे लॉज जो होते हैं सेट्स में भी वैलिड होते हैं, आगे जाके मैट्रिसेस के अंदर भी लॉज की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी बात करते हैं, वेक्टर्स के अंदर भी लॉज की बात करते हैं। तो उन सारे लॉज के लिए फंडामेंटल जो स्टार्टिंग होती है लॉज की, वो कहाँ से होती है, सेट से होती है, ध्यान रखना है हमें। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, जैसे एडिशन है दो नंबर्स का, एडिशन जो होता है दो नंबर का वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब क्या, आप 1+2 करो या 2+1 करो, बात यही होती है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन जो होते हैं ये आपके कम्यूटेटिव होते हैं। एसोसिएटिव लोग, एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब किसका पहले काम हो रहा है, पहले किसके साथ एसोसिएशन हो रहा है। इट मींस देखो यहाँ पर ए यूनियन बी है, इसका यूनियन सी के साथ, ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब किसका पहले आप कर रहे हो, दोनों जगह सेम ऑपरेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर क्या होता है, एक जगह यूनियन और एक जगह इंटरसेक्शन, लेट्स से बाहर यूनियन है और अंदर इंटरसेक्शन है, तो ये क्या करेगा, यूनियन को इन दोनों में ब्रैकेट के अंदर वालों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, और बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, बीच वाला साइन यहाँ पर, और ए यूनियन सी। इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से प्लॉट करके देख सकते हैं। फोर्थ लॉ होता है बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए यूनियन बी का डैश, कंप्लीट का डैश होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश होता है ए डैश यूनियन बी डैश, इसमें साइन चेंज हो जाता है और डैश डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर आता है बच्चों आइडेंटिटी लो, ए इंटरसेक्शन ए के इक्वल होता है, ए यूनियन ए के इक्वल होता है। कॉम्प्लीमेंट लो कि ए का यूनियन ए डैश के साथ, जैसे ये ए है ये ए डैश, तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन गया। ए और ए डैश में कॉमन आएगा, नहीं आएगा, दो बार डैश करोगे तो ए हो जाएगा। फिर आता है आइडेम्पोटेंट लो कि ए का यूनियन ए डैश के साथ,
इसके आंसर्स क्या आएंगे बेटा? ये आंसर गलत लिखे हैं। चलो इनके आंसर बताओ, आइडेम्पोटेंट लॉ के आंसर बताओ। आइडेम्पोटेंट लॉ के आंसर बताओ क्या होंगे? पहले का आंसर क्या सर होगा? यूनिवर्सल और फाई। A union A dash. A union A dash is universal set. और A intersection A dash is आइडेम्पोटेंट लॉ। ये थोड़ी होता है यार, आइडेम्पोटेंट लॉ में तो ये आता है A का यूनियन फाई के साथ A होता है और A का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ। चलो ये बताओ, A का यूनियन फाई के साथ क्या आता है? A आता है। A का यूनियन फाई के साथ A आता है और A का इंटरसेक्शन यूनियन के साथ क्या आता है? A आता है। ये भी नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। यहाँ पर एग्जाम में हमें लॉ नहीं पूछता है कि कौन सा लॉ है, जस्ट इनका एप्लीकेशन पूछता है कि कौन सा एप्लीकेशन यहाँ पर ट्रू होगा। ये भी नोट कर लेना, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, ये वाले पार्ट नोट कर। ठीक है, चलो क्लियर ये बात। चलो अब बच्चों सेट्स के अंदर लास्ट पार्ट आता है कि कुछ कार्डिनल नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम बनती है एलिमेंट्स वाली। तो एलिमेंट्स वाली जो प्रॉब्लम बनती है उसके अंदर ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है और बी माइनस। ये तीनों फॉर्मूले तो बहुत आसान होते हैं। अब क्या होता है, जो तीन सेट की थ्योरी होती है, तीन सेट के अंदर क्या होता है कि आपका तीन सेट का वेन डायग्राम इस प्रकार का बनता है बेटा। अब इसमें देखो, मैंने यहाँ पर इंटेंशनली जो नंबरिंग लिख रखी है वो 1 2 3 लिख रखी है, याद करो। 1 मतलब वो एलिमेंट जो केवल सेट ए में बिलोंग करे, 2 वाले केवल बी में बिलोंग करे और 3 वाले केवल 3 में बिलोंग करे। और यदि मैं 1 2 3 के ऊपर यदि मैं ओवरऑल कमेंट करूं तो 1 2 3 वाले रीजन जो है वो कौन से एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू एग्जैक्टली वन सेट। क्लियर है बात? ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ वाले की। बेटा फोर्थ वाला जो एलिमेंट है, जहां पर 4 लिखा हुआ है, ये वाले जो एलिमेंट है ये किसमें बिलोंग कर रहे हैं? ओनली ए एंड बी। ए एंड बी मतलब ए में भी है एंड बी में भी है, लेकिन ओनली है, मतलब किसी और के साथ शेयर नहीं हो रहे, सी के साथ शेयर नहीं हो रहे। तो ये जो है 4 5 6 वाले, ये एग्जैक्टली टू सेट वाले हैं। और जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला देखो, ये वाला, ये है तीनों के अंदर। ठीक है, तो इनकी हेल्प से हम लोग फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। कौन से फॉर्मूले? क्योंकि बेटा ये फॉर्मूले आते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी का एक फॉर्मूला आता है, ए यूनियन बी यूनियन सी का एक फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी। एटलीस्ट वन ऑफ एबीसी का मतलब हो गया कि जितने भी रीजन थे उन सबका सम, 1 से लेकर के 7 तक का सम, अप टू 7। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ये प्लस यू। ये याद रखना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट 2 ऑफ एबीसी। बेटा देखो, एटलीस्ट 2 ऑफ एबीसी का मतलब क्या हुआ? 4 5 6 एंड 7, कम से कम दो में प्रेजेंट हो, 4 5 6 7। तो इसके अंदर आता है 4 5 6 7, 4 5 6 7। जब सोल्व करते हैं तो क्या होता है, ये फाइनल फॉर्मूला ये नहीं है, फाइनल फॉर्मूला ये होता है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए। इनमें से दो बार ये कॉमन वाला माइनस कर दो, एग्जैक्टली 2 ऑफ एबीसी। इसमें 4 5 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, तो इसके अंदर 3 बार माइनस कर देंगे। ठीक है, एग्जैक्टली 1 ऑफ एबीसी। एग्जैक्टली 1 ऑफ एबीसी में क्या होगा बेटा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो एन ए एन बी एन सी, एन ए एन बी एन सी। इसमें से दो बार ए इंटरसेक्शन बी, दो बार बी इंटरसेक्शन सी और दो बार सी इंटरसेक्शन ए। इनको माइनस कर दिया और 3 बार ये ऐड कर दिया। क्यों? 3 बार ये आया, एक बार यहाँ आया, 7th वाला एक बार यहाँ, तो 3 बार 7th वाला इनमें आया, 3 बार यहाँ आया, 6 बार आया और 6 बार 2 2 2 2 करके माइनस हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया मेरा एग्जैक्टली 1 का। तो हम इस प्रकार से सारे फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं और सारे फॉर्मूले हमें याद भी रहने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 की हेल्प से। किसी बच्चे को इसके अंदर यदि 1 2 3 4 5 6 7 में यदि डिटेल में डाउट है तो वो हमारे इसका डिटेल थ्योरी लेक्चर देख सकता है।
बच्चों इसके बाद बात आती है रिलेशन की। किसकी बात आती है? रिलेशन की। ठीक है, रिलेशन के अंदर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है एक तो ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जैसे स्ट्रेट लाइन में हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, एक्स कोमा वाई, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये फर्स्ट एलिमेंट और ये सेकंड एलिमेंट, दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ना, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होंगे, तभी इनको बोलेंगे हम कि इनके ऑर्डर्ड पेयर म्यूचुअली इक्वल होंगे। बच्चों कार्टेशियन पेयर, कार्टेशियन पेयर क्या होंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा बेटा बताइए? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब जितने भी एलिमेंट्स थे आपके उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे कि सेट ए है आपका 1 2, सेट बी है आपका 3 4, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा? इनके जितने भी पॉसिबल पेयर्स होंगे वो बना दो आप, दैट इज अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, ये बन गया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जनरली इक्वल नहीं होते हैं। 3 का यदि प्रोडक्ट लिखा होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, वो काम का नहीं है हमारे। ठीक है, अब देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर इस प्रकार के पेयर्स आ रहे नहीं आ रहे, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो एक सेट होता है। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर यदि पहले, सबसे पहले देखो आप ये वाला स्टेटमेंट देखो, लेट नॉट वाला देखो, ए और बी यदि दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हैं कंसिस्टिंग ऑफ एम एंड एन एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, ए सेट के अंदर लेट से एम एलिमेंट है और बी के अंदर यदि एन एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे बेटा? एम एन ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। ठीक, एम एन ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब क्या होता है? रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। बहुत सिंपल सी बात है कि यहां पर इतने कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर इतने एलिमेंट्स आ रहे थे, तो इसके कितने सबसेट होंगे? 2 टू द पावर mn होंगे। तो बोला जाए कि ए से बी में कितने रिलेशन डिफाइन होंगे? 2 टू द पावर mn होंगे। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सिंपल सी बात है, सपोज ए सेट ये है, यहाँ पर बेटा ए सेट के अंदर 9 और इंक्लूड कर लेना। ठीक है, और बी ये है। रिलेशन को जो होता है हम कार्टी ऑर्डर्ड पेयर का, ये देखो अब रिलेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट किसी स्पेसिफिक, देखो क्या होता है, रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या होगा यहां पर आपको वो क्या करेगा, फर्स्ट एलिमेंट कोई स्पेसिफिक रिलेशन के बारे में बात करेगा तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के बीच में रिलेशनशिप गिवन होगा। इसके बेसिस पर, इस रिलेशनशिप की बेसिस पे आप वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट आइडेंटिफाई कर सकते हो। भाई ए इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर ही हो गया। तो रिलेशन को अपन ऐसा भी लिखते हैं और रिलेशन को ऐसा भी लिखा जाता है, दोनों ही रिलेशन के रिप्रेजेंटेशन है। इससे कंफ्यूजन नहीं होना है कि रिलेशन का हमारा कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगा। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब बच्चों क्या होता है, अभी अपन डिटेल में इसके बारे में और बात करेंगे। अभी देखो यहां पर कि जो भी रिलेशन आता है कैलकुलेशन करने के बाद, उस रिलेशन की एक बात होती है कि यदि आपने ए से बी में डिफाइन किया तो मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, और हम बोलते हैं रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लेकिन कई बार क्या होता है, रिलेशन जो होता है वो आपका ए टू ए में भी डिफाइन होता है, तो उसको बोलते हैं रिलेशन ऑन ए टू ए का मतलब, या फिर ऐसे बोला जाए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, मतलब उसका पहला सेट भी ए होता है और बाद वाला सेट भी ए होता है। यहां पर बच्चों क्वेश्चन आता है डोमेन का एंड रेंज का। डोमेन और रेंज का जो क्वेश्चन होता है वो क्या कहता है कि जो भी रिलेशन आया, जैसे यहाँ पर रिलेशन ये आया बच्चों, ध्यान से समझना, यहाँ पे रिलेशन ये आया, तो इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, उनका जो कलेक्शन होता है फर्स्ट एलिमेंट का, उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशन। मतलब डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट ए सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर। और रेंज क्या होती है, ये जो सेकंड एलिमेंट होता है ना, सेकंड एलिमेंट, इनका जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज इज द सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन। ठीक है, तो बात क्या आएगी कि जो डोमेन होगी और जो रेंज होगी, डोमेन जो होगी वो हमेशा सेट ए का सबसेट होगी,
और रेंज हमेशा सेट बी का सबसेट होगी। ठीक है, चलो बच्चों ये वाला एग्जांपल करो, सभी बच्चे एग्जांपल करके बताओ। ये जो रिलेशन है एक्स वाई, एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, एक्स वाई है नेचुरल नंबर, इज ए नॉन एम्प्टी रिलेशन ऑन एन, इज, क्या ये एन के ऊपर एक नॉन एम्प्टी रिलेशन है? आपको आंसर देना है यस और नो के अंदर। चलो बताओ जल्दी से। क्या आंसर होगा? देखो बेटा, इसको सेटिस्फाई करने वाले नेचुरल नंबर्स पे कुछ सेटिस्फाई करेगा क्या? कुछ भी नहीं करेगा। तो ये तो बिल्कुल ऐसा आएगा 5। तो 5 भी तो एक रिलेशन होता है ना, लेकिन ये कैसा रिलेशन है? एम्प्टी रिलेशन है। दिस इज ए एम्प्टी रिलेशन ऑन एन, एम्प्टी रिलेशन ऑन एन। तो ये बोला इज ए नॉन एम्प्टी रिलेशन ऑन एन, ये तो पाप हो गया। तो आंसर क्या होगा? नो। ये तो कैसा है? एम्प्टी रिलेशन। कैसा है? एम्प्टी रिलेशन। क्लियर है बात? ठीक है, इसके बाद बच्चों बात आती है टाइप ऑफ द रिलेशन की। किसकी बात आती है? टाइप ऑफ द रिलेशन। तो जेई मेन में जैसे मैंने बोला था ना कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो ज्यादा रिलेशन से आने के जो चांसेस होते हैं वो टाइप ऑफ द रिलेशन पे आने के चांसेस होते हैं। कहां पर होते हैं बच्चों? कि टाइप, जो टाइप है रिलेशन का उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। तो देखो यहाँ पर जो टाइप होता है, मान लेते हैं कि हम वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं ऑन ए गिवन सेट। किस पे डिफाइन करना चाह रहे हैं? ऑन ए गिवन सेट, सेट ए के ऊपर वेरियस टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेट ए पे बात करोगे तो आप कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होगा वो होगा एक रो से। एक क्रॉस ए के जितने भी सबसेट होते हैं वो कोई ना कोई टाइप का रिलेशन होगा। तो 5 उसका सबसेट होता है, इटसेल्फ इसका सबसेट होता है। तो यहाँ पर 5 और एक रो से, इनके तो दो नाम हो गए। 5 वाले को बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन, और जो एक रो से होता है उसको बोल देते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये दो टाइप के रिलेशन क्लियर है कि भाई एक रो से का 5 भी सबसेट होगा और एक रो से भी सबसेट होगा। तो 5 वाले को बोला जाता है वॉइड रिलेशन और एक रो से वाले को बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक, अब बात आती है आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, तो ए कोमा ए टाइप के जितने भी एलिमेंट है ए कोमा ए, वो उसके अंदर बिलोंग करनी चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन मतलब क्या है कि आई ए ऑन ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ध्यान से सुनना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, और फिर बाद में है ओनली। मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट इटसेल्फ के साथ रिलेटेड होना चाहिए और केवल ऐसा ही होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। बच्चे लोग, जैसे मैंने आपके सामने ये एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान से समझने की थोड़ी सी कोशिश करना कि इस एग्जांपल के थ्रू हम सारे टाइप के रिलेशन समझते हैं बच्चों। एक सेट है मेरे पास 1 2, एक सेट है मेरे पास क्या है 1 2। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है 1 2 का वो ये होता है 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं बेटा? 4 है। तो सभी लोग मुझे बताओ कि यदि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट यदि 4 है तो इसके टोटल कितने रिलेशन डिफाइन होंगे? जल्दी बताइए। यदि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर टोटल 4 एलिमेंट हैं तो टोटल रिलेशन कितनी होंगे? 2 टू द पावर 4 होंगे, तो दैट इज इक्वल टू 16 आगे। तो ये सारे के सारे 16 रिलेशन जो है ना, आप बच्चे लोग कॉपी पे नोट करो फटाफट से, 1 मिनट का टाइम लो कि रिलेशन के पार्ट को समझने के लिए आपको नोट करना होगा। ठीक है, सारे के सारे 16 रिलेशन फटाफट से नोट कर डालो, अपने आप नोट करो। अपने आप नोट करेंगे मतलब सबसे पहला रिलेशन आएगा R1, क्या आएगा? कुछ नहीं लिया 5। ठीक है, फिर आएंगे एक एक एलिमेंट को लिए, एक एक एलिमेंट को लिया तो कौन कौन से को लिया? देखो एक एक एलिमेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, देखो ध्यान से, एक एक एलिमेंट को लिया मतलब क्या हुआ? देखो 1 1 वाले को लिया, 1 2 वाले को लिया, 2 1 वाले को लिया और 2 2 को लिया। तो ये हो गया R2 R3 R4 R5। इतना नोट किया? जल्दी बताओ। एक एक को लिया। अब लेंगे दो दो को, 4 में से 2 लेने के तरीके 4C2, 4C2 होते हैं 6, मतलब दो दो एलिमेंट को यदि आपको लेना है तो टोटल 6 रिलेशन और आने वाले हैं। तो दो दो को लेते हैं। दो दो को कैसे लेंगे बेटा? फर्स्ट सेकंड को
फर्स्ट थर्ड को फर्स्ट फोर्थ को, सेकंड थर्ड को सेकंड फोर्थ को, थर्ड फोर्थ को, इस प्रकार से लेंगे दो दो के पेयर। फिर तीन तीन को लो, फिर चार को लो, और डन हो जाए तो बताओ जल्दी से कि सर हमने सारे रिलेशन लिख लिए। जल्दी से बताइए बच्चों। हो गए? अब बच्चों मुझे बताओ, ये सारे रिलेशन लिख दिया, अब इसमें क्या होगा? वॉइड रिलेशन कौन सा है? वॉइड वाला रिलेशन कौन सा है? R1 वाला वॉइड रिलेशन है या नहीं? ठीक है, R1 वाला वॉइड रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा है? यूनिवर्सल रिलेशन बताइए, यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा है? R16 वाला यूनिवर्सल रिलेशन है या नहीं? R16 इज द यूनिवर्सल रिलेशन। तो पहले दो टाइप क्लियर है, ठीक है। तीसरा टाइप हमने पढ़ा बच्चों, कौन सा टाइप पढ़ा हमने? आइडेंटिटी रिलेशन। तो बताइए इन सब में से आइडेंटिटी वाला रिलेशन कौन सा है? आप अपनी नोटबुक में देखो, आपने जो 16 रिलेशंस लिखे उनमें से बताइए आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा है? आइडेंटिटी रिलेशन कहता है कि हर एलिमेंट जो सेट ए के अंदर थे 1 2, उनका खुद के साथ होना चाहिए, मतलब 1 का 1 से एंड 2 2 से ये प्रेजेंट होने चाहिए। तो 1 1 2 2 तो देखो R8 में प्रेजेंट है, 1 1 2 2 आपके बच्चों R16 में भी प्रेजेंट है नहीं? R13 में भी प्रेजेंट है। तो ये वाले हमारे आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि इनमें इनके अलावा एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है। हम उन्हीं को आइडेंटिटी बोलते हैं जिनमें केवल खुद से रिलेशनशिप प्रेजेंट हो, और किसी को आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोला जाता है। तो ठीक है, तो ये मेरा हो गया R8 R16। बात समझ में आ रही है? तो केवल और केवल R8 जो है ना वो आइडेंटिटी रिलेशन है। तो यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ भी है आई मींस आइडेंटिटी रिलेशन, आप लिख लो। पहले वाले रिलेशन क्या आपने लिख लिया होगा? वॉइड। लास्ट वाले क्या आपने लिख लिया होगा? यूनिवर्सल। और R8 क्या आपने लिख लिया होगा? आई। बाकी रिलेशन के बारे में भी अपन बातचीत करने वाले हैं, ठीक है? सभी बच्चों को ये बात क्लियर है क्या? चले आगे, ठीक है। अब बच्चों इसके बाद जो टाइप आता है, नेक्स्ट जो टाइप होता है बच्चों, वो कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बच्चे लोग आप मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आइडेंटिटी जैसा ही होता है, लेकिन इसमें जो लास्ट में जो ओनली वर्ड था ना वो नहीं आता है। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब हर एलिमेंट जो है सेट ए का वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए, और बाकी लोग भी यदि प्रेजेंट हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो यहां पर a relation R on set is said to be reflexive if every element of A is related to itself. Only word नहीं है। R on set is not reflexive. कब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा? यदि सेट ए में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि जिसके लिए ए कोमा ए रिलेशन आर में नहीं है, उसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो बच्चों मुझे बताओ हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं? हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं? नहीं होगा सर। आइडेंटिटी तो होगा ना यार, ना क्या बात कर रहे हो तुम? एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। रिवर्स इज नॉट ट्रू। एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी, ठीक है? अभी बेटा आपने जो 16 रिलेशन निकाले थे, आपकी नोटबुक में 16 रिलेशन है, उनमें से रिफ्लेक्सिव कौन कौन से हैं ये बताओ।
जो 16 रिलेशन आपने निकाले उनमें से रिफ्लेक्सिव कौन कौन से हैं, मतलब मैं बात करना चाह रहा हूं इस डायग्राम के बारे में कि इनमें से रिफ्लेक्सिव कौन कौन से हैं। R1 है नहीं, 1 1 एंड 2 2 का तो प्रेजेंस होना ही होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव सबसे पहले आया R8, R8 इज द रिफ्लेक्सिव, ठीक है। R9 नहीं होगा, R10 में 1 1 नहीं है, 11 में 1 1 नहीं है, R12 में 2 2 नहीं है, R13 में 1 1 है 2 2 है, तो R13 हो गया आपका रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो R8 हो गया, R13 हो गया, जल्दी बताना बेटा। R14 होगा, हाँ ये भी होगा, R15 में 1 1 नहीं है, और R16 होगा। तो 8 13 14 16, 8 13 14 16 कौन कौन से, 8 13 14 एंड 16, ये वाले जो रिलेशंस हैं ये आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन आए होंगे बच्चों। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, चमका कि नहीं चमका, जल्दी बताइए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तक की कहानी क्लियर है बच्चों? इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ए का जो रिलेशन है वो बी के साथ है, यदि, यहां पर कंडीशन होगी है, यहां पर ये नहीं बोल रहा कि ए का रिलेशन बी के साथ है, यहां पर सबसे पहले आता है इफ, IF, इफ, यदि मेरा एक रिलेशन आपके साथ है तो आपका रिलेशन मेरे साथ होगा, यदि मेरा रिलेशन आपके साथ है ही नहीं तो आपका मेरे साथ रिलेशन चेक करने की जरूरत नहीं। मतलब क्या कहना चाह रहा है, यदि ए का ए कोमा बी किसी रिलेशन आर में एग्जिस्ट करता है, यदि करता है तो बी कोमा ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, उस रिलेशन को बच्चे हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन। यदि ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों बताओ, R0 से R16 में, सॉरी, R1 से R16 में कौन कौन से रिलेशन सिमेट्रिक है, बताओ जरा। R1 से R16 में कौन कौन से सिमेट्रिक है, यदि कोई है तो उसका रिवर्स चेक करना है, और यदि कोई है ही नहीं तो उसका रिवर्स चेक करने की आवश्यकता ही नहीं। ये था आपका क्वेश्चन। बताओ R1, R1 देखो सबसे पहले, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर R1 में कैसे सिमेट्रिक हुआ, या तो इसका उल्टा, बेटा जब कुछ है ही नहीं तो चेक ही क्या करना, तो ये सिमेट्रिक होगा। 1 1 का उल्टा इटसेल्फ, 1 2 का उल्टा प्रेजेंट नहीं है, 2 1 का उल्टा प्रेजेंट नहीं है, रिवर्स, ये सिमेट्रिक। इसमें इसका रिवर्स प्रेजेंट नहीं है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इसका रिवर्स ये, इसका रिवर्स ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 16 हो जाएगा। तो 1 2 5 8 9 12 15 16 चेक करो, जहां जहां एस लिखा हुआ है कौन कौन से आ गए, R1 आया, R2 आया, R5 आया, R8 आया, R9 आया, R12 आया, R15 आया एंड R16 आया। ये आपके आंसर्स होंगे सिमेट्रिक रिलेशन। किसी बच्चे को इसके अंदर डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? सिमेट्रिक रिलेशन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? हो गया क्लियर? चलिए एक लास्ट रिलेशन बचा है बस, लास्ट रिलेशन कौन सा होता है लास्ट रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के बाद क्या होता है, ट्रांजिटिव। क्या होता है बच्चों, ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसके अंदर बच्चे घबरा जाते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहते हैं, जैसे ट्रांजिटिव के अंदर भी सिमेट्रिक की तरह सबसे पहले आता है IF, इफ, मतलब वहां पर भी कुछ होगा, किसी प्रकार का कोई कंडीशन आएगी तो ही चेक करना है, यदि कोई है ही नहीं तो चेक नहीं करना है। मतलब क्या कहता है कि इफ एंड ओनली इफ, यदि A, B रिलेशन R में है,
एंड ये जो फर्स्ट पेयर है इसका जो जहां खत्म हो रहा है फर्स्ट पेयर, वहां से कोई दूसरा पेयर स्टार्ट हो रहा है। यदि इस प्रकार के दो रिलेशनशिप हैं, इस प्रकार के क्या है, दो रिलेशनशिप, ये एंड ये, तो आपको फर्स्ट एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप चेक कर, मतलब इस प्रकार के दो पेयर, जैसे R1 था, R1 था 5, R2 था 1 1, तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं तो चेक ही नहीं करना। इसके अंदर एक ही पेयर है, बाद वाले एलिमेंट की कहीं स्टार्ट ही नहीं हो रहा, तो ये ट्रांजिटिव। जैसे आर एक रिलेशन ले लेते हैं, इसको नंबरिंग मुझे याद नहीं है, लेट्स से 1 2 और 2 1, तो 1 का 2 के साथ, तो ये जहां खत्म हो रहा है उससे कहीं शुरुआत हो रही है, क्या हाँ हो रही है, तो 2 की 1 के साथ, तो फर्स्ट का थर्ड के साथ चेक करो 1 1, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। कोई बोलता है कि सर एक काम करते हैं, मैं 1 का 2 के साथ हुआ, 2 का 1 के साथ हुआ और एक 1 1 भी दे दिया इसमें मैंने, तो ये ट्रांजिटिव हो गया क्या, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो फर्स्ट का थर्ड के साथ होना चाहिए, ये प्रेजेंट है। तो इसके शुरुआत वाला पेयर ये था, तो उसके रेस्पेक्ट में हमने चेक कर लिया। अब इसके रेस्पेक्ट में चेक करो, 2 का रिलेशन है 1 के साथ, 2 का रिलेशन है 1 के साथ और 1 का रिलेशन है 1 के साथ, तो ये कहेगा कि 2 का 1 के साथ है या नहीं, हाँ है, ठीक है। 2 का रिलेशन है 1 के साथ, तो 1 से शुरुआत और कहीं पर भी हो रही है कि हाँ यहाँ पर भी हो रही है। 1 का रिलेशन है 2 के साथ, तो ये कहेगा 2 का रिलेशन होना चाहिए 2 के साथ, ये प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं। मतलब हर एलिमेंट, जो भी पेयर प्रेजेंट है ना, उसके हर एलिमेंट के लिए ये कहानी चेक करनी है। और कौन कौन से दो पेयर सिलेक्ट करेंगे, आपने जो पेयर लिया उसकी वो जो पेयर है उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो कहीं और से शुरुआत हो रहा है क्या, यदि वो 4 में शुरुआत हो रहा है तो चारों के साथ चेक करेंगे, यदि उसकी शुरुआत किसी और में नहीं हो रही है तो उसके रेस्पेक्ट में वो ट्रांजिटिव, वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है उसके रेस्पेक्ट में हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, वो आपका ट्रांजिटिव होगा। तो बच्चों बताइए, R1 से लेकर के R16 तक ये जो 16 रिलेशनशिप आपको दिए थे, इनमें से कौन कौन से वाले ट्रांजिटिव होंगे, जल्दी बताओ। देखें, देखो बेटा, R1 है, R2 है, R3 है, केवल एक ही एलिमेंट है, 1 2 है, तो 1 2 है तो 2 की शुरुआत ही कहीं पे नहीं हो रही, मतलब दो पेयर एग्जिस्ट करेंगे तो ही चेक करना है फर्स्ट एंड थर्ड का। 2 1 है, ट्रांजिटिव है, R5 ट्रांजिटिव, R6 ट्रांजिटिव, 1 का 1 से, 1 का 2 से, तो 1 का 2 से होना चाहिए और कोई चेक ही नहीं करना, इसके रेस्पेक्ट में चेक करने की जरूरत ही नहीं, इसका सेकंड एलिमेंट 2 है तो 2 से कहीं शुरुआत ही नहीं हो रही है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। देखो यहाँ 1 का 1 से है, 1 की कहीं शुरुआत ही नहीं हो रही, तो फर्स्ट मतलब वो सेकंड जब पेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड पेयर के लास्ट एलिमेंट से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, नहीं है, ये है, ये है, R11 है, R12 नहीं होगा, R12 नहीं होगा, 2 का 2 से नहीं है, R12 में क्या है, 2 का 1 से और 2 का 1 का 2 से, तो 2 का 2 से होना चाहिए, नहीं है। R13 भी, R13 1 के 1 में इसके रेस्पेक्ट में ये है, कोई दिक्कत नहीं, इसके रेस्पेक्ट में है और इसके रेस्पेक्ट में भी है और इसके रेस्पेक्ट में भी है, तो ट्रांजिटिव होगा। R14 भी ट्रांजिटिव है, R15 नहीं है, 1 1 नहीं है यहाँ पर, और R16 है। तो बच्चों मुझे बताओ, किसी भी बच्चे को यदि R1 से लेकर के R16 में किसी में भी यदि डाउट है कि सर ये वाला ट्रांजिटिव कैसे हुआ, तो पहले पूछ लो ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। सर वो R1
R1 बेटा ये है कि एम्प्टी सेट है। कैसा है? एम्प्टी। एम्प्टी क्या कहता है कि मेरे अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं तो चेक ही नहीं करता, खत्म का। जैसे R1 है, R2 है, R2 के अंदर क्या हुआ? 1 1 है, तो 1 1 एक पेयर है। अब ट्रांजिटिव होने के लिए दो पेयर एग्जिस्ट करनी चाहिए कम से कम, मतलब सिंगल वाले और एम्प्टी वाले तो ऑलवेज ट्रांजिटिव, ठीक है। R14 है, जैसे R14 में बच्चों को डाउट है, R14 देखो बेटा, R14 में क्या कह रहा है? 1 का 1 के साथ है, 1 का 1 के साथ है। इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में चेक करें सबसे पहले एलिमेंट के रेस्पेक्ट, तो 1 का 1 के साथ है, तो इसका जो सेकंड एलिमेंट है उससे किसी और पेयर में स्टार्टिंग हो रही है क्या? नहीं हो रही, तो इसके रेस्पेक्ट में ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। अब आए सेकंड एलिमेंट पे, 2 के 1 से आए, देखो सेकंड एलिमेंट मतलब 2 का आया 1 से रिलेशन, 2 का रिलेशन है 1 से, सेकंड एलिमेंट। तो चेक करेंगे कि इसका जो सेकंड एलिमेंट है उससे कहीं और स्टार्टिंग हो रही है? हाँ हो रही है, ये हो रही है, 1 का 1 से भी है। तो इनके कॉम्बिनेशन से ये दो कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट किए, तो फर्स्ट एलिमेंट का इस थर्ड एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप होना चाहिए, तो 2 का 1 से होना चाहिए, हाँ ये खुद ही है, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड एलिमेंट की। थर्ड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट भी 2 है, सेकंड एलिमेंट भी 2 है, तो इसके सेकंड एलिमेंट से किसी और पेयर में स्टार्टिंग हो रही है? हाँ यहाँ हो रही है, तो चेक करना जरूरी है। 2 का रिलेशन 2 से और सेकंड एलिमेंट की स्टार्टिंग इससे हो रही है, तो इन दोनों के कंक्लूजन से फर्स्ट का थर्ड के साथ मतलब 2 का 1 से होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट है। बात चमकी कि नहीं चमकी? तो हर एलिमेंट का इस प्रकार से जब चेक कर लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि वो ट्रांजिटिव है या नहीं। चमकी बात या नहीं चमकी? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ट्रांजिटिव रिलेशन कौन सा होता है? यस सर। ठीक है, चलो। तो बच्चों यहां पर ये बताओ मुझे, ऐसे कौन कौन से रिलेशन हैं? आपके सामने सारे रिलेशन लिखे हुए हैं, ऐसे कौन कौन से रिलेशन हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों है? RST तीनों है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। एक तो R8 है और एक R16 है, तीनों वाले R8 और R16 ही ऐसे रिलेशंस हैं, दो रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं और ट्रांजिटिव भी हैं। मतलब मेरी बात क्या हुई? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के बाद एक छोटी सी बात होती है इक्विवेलेंस रिलेशन की। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या कहता है कि एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। जैसे कि आपका R8 और R16 जो आया इस एग्जांपल में, वो मेरे R8 और R16 आर द इक्विवेलेंस रिलेशन। R8 और R16 जो है वो मेरे बच्चों इक्विवेलेंस रिलेशन है। सभी बच्चों को ये वाली बात चमकी की नहीं चमकी? क्लियर हुई कि नहीं हुई कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हो? चलो बेटा एग्जांपल सोल्व। फास्ट। बताओ। बताओ क्या होगा ये? 1 2 3 के ऊपर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तो आइडेंटिटी तो नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। रिफ्लेक्सिव ये है, सिमेट्रिक इनके रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इसका रिवर्स ये और इसका रिवर्स ये, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव इसके रेस्पेक्ट में देखो 1 का 1 से, 1 का 2 से, तो 1 का 2 से होना चाहिए, ठीक है, हो गया। 2 का 2 से शुरुआत हो रही है, हाँ यहाँ हो रही है, तो फर्स्ट का थर्ड से 2 का 1 से होना चाहिए, 2 का 1 से खुद ही है, ठीक है, ये हो गया। इसके रेस्पेक्ट में चेक ही नहीं करना, 1 का 2 से, 2 का 1 से, तो 1 का 1 से होना चाहिए, ठीक है। 2 का 1 से, 1 का 2 से, तो 2 का 2 से होना चाहिए, है ठीक है, तो ट्रांजिटिव।
यदि ये मेंस के अंदर आएगा तो नॉट रिलेशन आर इज नॉट ऐसे पूछ सकता है, तो ऑप्शन ये हो जाता वहां पर। यहाँ पर हमारे आंसर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, बी सी डी हो जाएंगे। क्लियर हो गया? किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में यदि डाउट है तो पूछ लो फटाफट से। क्लियर है नहीं कि रिफ्लेक्सिव भी है, सर। सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो बच्चों अब हम चलते हैं, यहाँ पर हमारा कंप्लीट, यहाँ पर आपका कंप्लीट रिवीजन हो गया है थ्योरी का। किसी बच्चे को थ्योरी में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। थ्योरी का कंप्लीट रिवीजन हमने कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे कि थ्योरी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। सो लेट अस स्टार्ट विद द सम ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम द जेई मेन 2020। जो सितंबर में जो जेई मेन हुआ था इस बार 2020 के अंदर, जो जेई मेन 2 बार हुआ था, एक हुआ था जनवरी में और एक हुआ था ड्यू टू कोविड-19 इट वाज शिफ्टेड इनटू द सितंबर, ठीक है। तो सितंबर अटेम्प्ट से हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं बच्चों, सभी बच्चे सोल्व करेंगे। सेकेंड सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में, हर डेट को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्ट की पेपर की बात करने जा रहे हैं। सो आंसर बताइए कौन सा आंसर यहाँ पर आपको फिट बैठ रहा है। एक रिलेशन है, रिलेशन की डोमेन के बारे में उन्होंने बात करी है, रिलेशन की डोमेन के बारे में उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर बात करी। तो देखो बच्चों यहाँ पर हमें डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन की बात करिए। आर जो रिलेशन है उसके इनवर्स की डोमेन के बारे में बात कर रहा है। मतलब क्या हुआ, इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, y के एलिमेंट्स। भाई शुरुआत में रिवर्स हो जाता है ना, x कोमा y यदि रिलेशन r में है तो इनवर्स के अंदर क्या होगा, रिवर्स होगा, y कोमा x बिलोंग करेगा। तो इसके अंदर y की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, तो y की पॉसिबल वैल्यूज मेरे अकॉर्डिंग c है, -1 0 1। भाई x को आप मिनिमाइज कर दोगे, x को मिनिमाइज कितना कर दोगे, 0, तो y स्क्वायर 3y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 8। तो y कैन बी 0 -1 एंड 1, इनके अलावा y नहीं हो सकता, 2 होगा तो क्रॉस कर जाएगा। तो जो ओरिजिनल रिलेशन था r, उसके जो y होंगे, x उसके कुछ भी हो सकते हैं, x कैन बी 2, x कैन बी x कैन बी 2 हियर, x 2 हो सकता है, x 3 हो सकता है, कि x 3 नहीं हो सकता। तो ओरिजिनल जो सेट है उसके x तो 2 -1 ए सेट हो सकता है, लेकिन y जो है उसकी वो क्या है, 0 1 -1। तो r इनवर्स की डोमेन पूछी गई है, आर इनवर्स की डोमेन। तो इनवर्स फंक्शन जो होता है, आर यदि ए से बी में डिफाइन है तो आर इनवर्स कहां से कहां तक डिफाइन होगा बेटा, बी से ए में डिफाइन होगा। तो आर इनवर्स की डोमेन क्या होगी कि जो आर है उसकी जो वाई के जो एलिमेंट्स है वो आर इनवर्स के डोमेन के एलिमेंट होंगे। तो आपका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा सी आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो क्वेश्चन कहां पर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन बेटा जो गलती होती है ना वही पूछे जा रहे हैं। जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी भी कुछ बच्चों ने आंसर दिया तो उन्होंने बोल दिया ए आंसर, क्योंकि उन्होंने आर की डोमेन निकाल दी। तो इन छोटी छोटी बातों को हमें ध्यान रखना है, टेम्परामेंट जो है ना हमारे को हाई नहीं करना है, थोड़ा सा बिल्कुल टेम्परामेंट को सही रखें और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करें। सभी बच्चों को ये क्वेश्चन चमका कि नहीं चमका, कमेंट करके बताएं, चमक गया क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2 सितंबर को ये सेकंड शिफ्ट में आया था। इस क्वेश्चन में जैसे मैंने पहले भी कहा था, इन्होंने थोड़ा सा मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज में ले लिया है कि एक्स वाई जेड ये एलिमेंट है। यहाँ पे टी का कोई वैसे रोल नहीं था ना, टी का कोई रोल नहीं था,
पी एक्स इक्वल टू 0 है, सॉरी टी का रोल आएगा, सॉरी टी का रोल आएगा ट्रांसपोज, रो वेक्टर का ट्रांसपोज है एक तरीके से, कॉलम वेक्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कॉलम वेक्टर। तो आप, और ये भी है और पी ये है, तो ये पूछा गया था कि जो सेट होगा ए, इसके अंदर जो कैपिटल एक्स है, जिसके अंदर एक्स वाई जेड एलिमेंट है, ऐसे कितने इसको सेटिस्फाई करते हैं, इसको भी और इसको भी, तो ऐसे कितने एक्स होंगे। तो वो जो सेट बनेगा वो सिंगलटन बनेगा या एम्प्टी बनेगा, या उसके अंदर दो एलिमेंट होंगे, दो ट्रिपलेट होंगे या ज्यादा होंगे, ये बताना था। तो क्वेश्चन तो वैसे किसके ऊपर है, मैट्रिसेस के ऊपर आ गया क्वेश्चन तो, लेकिन सेट से लिंक किया गया तो अपन ने इसको सेट में लिया है ना। तो ये फाइनल थ्योरी रिवीजन है जहां पर बच्चे सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके होंगे फंडामेंटली। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है पी एक्स इक्वल टू 0, 1 2 1 -2 3 -4 1 9 -1 into x, x is x y z इक्वल टू 0। तो ये तो बेटा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन नजर आ रहा है मेरे को, आप लोगों को कुछ और आ रहा है क्या, बताओ। आ रहा है कि नहीं आ रहा, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन क्या होते हैं, वो किस बात पे डिपेंड करते हैं। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन तो ऑलवेज होता है, याद करो। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब 0 0 0। देखो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 0 0 डालो, हमेशा 0 होगा। क्या और सॉल्यूशन किस बात पर डिटरमाइन करते हैं, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है ना, इसके डिटरमिनेंट पर। तो बच्चों मुझे डिटरमिनेंट ऑफ पी की वैल्यू बताओ। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको डायरेक्ट निकालना आनी चाहिए, फटाफट से निकालना आनी चाहिए। 3/3 के डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं बताओ, डिटरमिनेंट ऑफ पी की वैल्यू बताओ कितनी है। डिटरमिनेंट ऑफ पी कितना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ पी बताओ। 0 आ रहा है, कैलकुलेशन करके देखो 0 आ गया। डिटरमिनेंट ऑफ पी 0 आ गया, मतलब कौन सा केस हो गया, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस हो। मतलब केवल इतना होता, पी एक्स इक्वल टू 0 होता, ये अलग बात है। एक कंडीशन और दी है, इसको भी चेक करेंगे बाद में। अभी मैं केवल पी एक्स इक्वल टू 0 की बात कर रहा हूँ, केवल मैंने इसकी बात करी है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं बेटा, किसी लेमडा की टर्म में लिख देते हैं ना, एक्स वाई जेड को किसी को लेमडा निकाल लेते हैं, किसी को लेमडा मान लेते हैं अपन, और बाकी को एक्स वाई जेड की टर्म में निकाल लेंगे। तो यहां से देखो फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करना थोड़ा सा आसान लग रहा है मेरे को। लेट से मैंने वाई को लेमडा मान लिया, लेट से फर्स्ट और थर्ड को मैं ऐड कर रहा हूँ, देखो फर्स्ट और थर्ड को, तो 2x प्लस 11 लेमडा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 11 लेमडा बाई 2। ये किसी के अंदर y की वैल्यू है लेमडा, तो z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, देखो जरा, z इज x प्लस 9y, सो दिस इज 7 लेमडा बाई 2। चेक करना बेटा, तो x y z की जो वैल्यू आई वो आई माइनस का 11 लेमडा बाई 2, लेमडा एंड 7 लेमडा बाई 2। ये हमने फर्स्ट एंड थर्ड से निकाले।
सेकंड रिलेशन में भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो ये मेरे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गए। लेकिन मुझे एक कंडीशन और दी है, मुझे और कंडीशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है। इसको भी सेटिस्फाई करेंगे, एक्स वाई जेड की तो वैल्यू आई। जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है पी एक्स इक्वल टू 0, उसके अकॉर्डिंग तो यही होगा। अब क्या होगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या होगा, 121 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 49 लैम्डा स्क्वायर बाई 4। क्या आपसे लैम्डा की वैल्यू पूछी है? नहीं। लेकिन आप श्योर हैं कि यहाँ से लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस और एक माइनस, दो वाली। लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आएगी तो प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगी। तो लैम्डा की दो वैल्यू आ गई, तो एक्स वाई जेड के कितने पॉसिबल सेट्स आ गए बेटा? कितने सेट्स आ गए? दो ट्रिपलेट्स आगे नहीं आ गए। तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि इस सेट के अंदर x जो है कितने एलिमेंट होंगे? एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। तो आंसर होगा डी ऑप्शन। तो ये जो सेट गिवन था, इसके अंदर एग्जैक्टली कितने एलिमेंट बिलोंग करेंगे? तो एग्जैक्टली 2 एलिमेंट बिलोंग करेंगे एक्स वाई जेड के। ठीक है, तो ये जो पेपर था इसके अंदर सेट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। नोट कर लो, करना चाहो तो। चले आगे बढ़े। चलो इस क्वेश्चन को कीजिए। ये आया था अपना 3 सितंबर को, फर्स्ट शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में। एम एक रियल नंबर है। ये जो क्वाड्रेटिक है इसके जो रूट्स हैं ये कैसे हैं? रियल रूट्स हैं। और एक बी सेट है क्लोज -3 से ओपन 5। तो निम्न में से कौन सा नॉट ट्रू, ध्यान से समझना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? बताइए क्या होगी का। रूट्स रियल, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो आप लोग सोल्व करो, मैं भी करता हूँ सोल्व। बी स्क्वायर -4ac is greater than equal to 0। m square माइनस का 2m -15 greater than equal to 0। m -5 m plus 3 is greater than equal to 0। So m belongs to -∞ से -3 क्लोज यूनियन ओपन 5 से इंफिनिटी। This is set A, and set B is given as क्लोज -3 से ओपन 5। तो देखो, देखा जाए तो यदि मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो एक पॉइंट है -3, -3 से पहले और 5 के बाद। ये देखो -3 है उससे पहले और 5 के बाद। ठीक है, और एक आ रहा है -3 पे डार्क और 5 से। ये तो आया पूरा सेट ए, और ये आया सेट बी। तो कॉमन क्या आ रहा है? एक एलिमेंट आया कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी इज -3, मतलब ये वाला स्टेटमेंट सही है। ए यूनियन बी, यहाँ पे 5 पे क्लोज आएगा ना बेटा, 5 पे क्लोज आएगा, यहाँ पे क्लोज आएगा, यहाँ ओपन था, तो इंटरसेक्शन में तो ये क्या है। यूनियन में क्या होगा, ये बीच वाले एलिमेंट मिसिंग थे, सारे यहाँ कवर हो गए, तो ये भी सही है। ठीक है, अब बात करते हैं a माइनस बी की। ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में प्रेजेंट है।
ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में प्रेजेंट है, केवल -3 प्रेजेंट है, तो ये आ गया -3 से -3 यूनियन क्लोज 5 आएगा, यहाँ पर क्लोज 5 आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। बी माइनस से भी चेक कर लेते हैं, बी में से वो एलिमेंट हटा दो जो ए में प्रेजेंट है, तो -3 हटा दिया, तो ये सही है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चेक करो सी आया कि नहीं। आंसर बेटा निकालो, अपने आप निकालो, थोड़ी मेहनत करो, जल्दी से, 2 ही मिनट का टाइम मिलता है जेईई मेन के अंदर। क्लियर? समझ गई बात? सही बच्चों, क्लियर है? चलें आगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था सेकेंड शिफ्ट 3 सितंबर को। ये एलिमेंट्स के रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पर्टिकुलर रिलेशन जो है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था। बताइए क्या आंसर होगा? कि बेटा r² का मतलब ये कुछ नहीं है, मतलब r ही है, मतलब रिलेशन r में बिलोंग करता है ना, ठीक है, रियल नंबर्स से। a² + b² इज ए रैशनल नंबर, तो ये रिलेशन r1 होगा, और रिलेशन r2 जो होगा ये बोला गया है डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल। तो r1 जो होगा ना, r1 ये कहता है कि a, b रिलेशन r में इस प्रकार से होनी चाहिए कि a² + b² जो है ना वो भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए यदि मैं बात करूं तो ट्रांजिटिव में लेट से मैंने एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, जैसे 1 + √2 और 1 - √2। बताओ ये यदि रिलेशन r में है तो देखो 1 + √2 का स्क्वायर कितना होता है? 1 + √2 का स्क्वायर और 1 - √2 का स्क्वायर। ये रिलेशन, ये रैशनल आया कि नहीं है? आ गया। तो ये रिलेशन r में हो गया। अब मैंने यहां से शुरुआत करूं और एक ऐसा एलिमेंट लूं जो जिसका स्क्वायर करने पर भी आए, तो बेटा देखो इसका 1 - √2 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 3 - 2 √2 आएगा। तो यहाँ पर मैं 2 √2 का रूट ले लूं, बेसिकली सिंपल सी बात है। 2 √2 का क्या ले लूं मैं? रूट की पावर हाफ ले लूं, ताकि इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 2 √2 आएगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी ले सकते हैं नंबर्स। तो मेरे को सोल्व किया तो ये भी रैशनल आ गया, मतलब a, b रिलेशन में है और b, c भी रिलेशन में है। तो क्या a, c भी रिलेशन में है क्या? 1 + √2 का ये जो है ना ये नंबर, ये है 2 √2 होता है √8, तो ये 8 की पावर 1/4 है बेसिकली। तो इसको चेक करते हैं अपन, क्या ये रिलेशन r में है क्या? तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन r। क्यों? 1 + √2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 √2, तो ये आएगा बेटा 3 + 4 √2। तो ये रेशनल नंबर में नहीं है, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल मिल गया, मतलब ट्रांजिटिव नहीं है मेरा। तो R1 इज नॉट ए ट्रांजिटिव, R1 एंड R मतलब R1 इज नॉट ट्रांजिटिव। या तो ये ऑप्शन होगा या फिर ये ऑप्शन होगा, ठीक है। अब R2 को भी चेक करना पड़ेगा, R2 को चेक करते हैं। R2 में बेटा कोई एग्जांपल बताओ। बेटा इसके लिए ऐसा हुआ, अब इसमें अपने को ऐसे सेट करने की A और B, जिसके लिए जैसे मैं 1 + √2 ले लिया मैंने, और दूसरा एलिमेंट लेट से मैंने √2 ले लिया, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होगा देखो?
भाई ये ए ले लिया, ए आ गया मेरा 1+√2 और बी आ गया मेरा √2, तो ये मैंने R2 में मान लिए। R2 में मान लिए तो देखो इसका ये रेशनल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, 5+2√2, तो दिस डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो ये सही है, R2 में आ गया। अब क्या आ गया, √2 का स्क्वायर, ये तो हो गया b, मतलब √2, और एक c लो, c ले लो 1-√2, तो ये लो आप, चलो कितना आएगा बताओ, 3 और 2 5-2√2, ये भी रेशनल नंबर में नहीं है, ठीक है। तो ये जो R2 आया, मतलब ये जो एलिमेंट आया ये वाला, ये भी R2 में आ गया। अब बताओ फर्स्ट एलिमेंट ये और थर्ड एलिमेंट ये, तो फर्स्ट एलिमेंट इज 1+√2 और थर्ड एलिमेंट इज 1-√2, क्या ये R2 में बिलोंग करेगा, ये तो नहीं करेगा, अभी हम पहले ही चेक कर चुके हैं, ये तो रेशनल होता है, तो ये वाला भी R2 भी ट्रांजिटिव नहीं है, तो ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। तो ये इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आया था ना रैशनल इरेशनल टाइप का, तो ये थोड़ा सा मतलब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल के बारे में सोचने में टाइम लग जाता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही, मतलब ऐसा नहीं कि ये जल्दी से सोल्व हो जाएगा, लेकिन इसके सोल्व करने के चांसेस, मतलब रिवर्स एग्जांपल से आप थोड़ा सा सोचिए, तो वहां से क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको हेल्प मिल सकती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए। क्लियर? अच्छा अच्छा, अगला क्वेश्चन कीजिए, ये क्वेश्चन आप जल्दी से सोल्व कर देंगे, ऐसा क्वेश्चन क्लास एग्जांपल्स में भी करवाया हुआ है पहले। आएगा बेटा, 63%, जब भी मैंने बताया है कि आपको परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो उसको 100 में मान लो, आप तो 100 में मान लो, बाद में परसेंटेज बोल देंगे, ठीक है। तो ए न्यूज़पेपर वाले हैं 63 और बी न्यूज़पेपर वाले हैं 76, तो 63 + 76 दोनों का सम कितना आ रहा है, 139 आ रहा है। मतलब कॉमन जो पार्ट होता है ना बेटा, ए यूनियन बी जो होता है, ऐसे समझो, वो हमेशा 100 या उससे छोटा होता है या नहीं होता, होता है। तो ए यूनियन बी जो होता है वो 100 या उससे छोटा होना चाहिए, तो कॉमन वाला यदि x है तो 139 दोनों का सम -x इज लेस देन इक्वल्स टू 100, तो x की वैल्यू जो है ना कॉमन वाले की वैल्यू वो 39 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, बोलो। कॉमन जो पार्ट है, कॉमन जो वैल्यू होगी डेटा की, उसकी वैल्यू 39 या उससे ज्यादा होगी या नहीं होगी, होगी। कॉमन जो वैल्यू होगी ए और बी के सेट की, उसकी वैल्यू 39 या उससे ज्यादा होगी, ठीक है। अब जो इंटरसेक्शन है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम मतलब एक्स मैक्सिमम, एक्स की वैल्यू बेटा मैक्सिमम कितनी हो सकती है, दोनों के अंदर कॉमन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 63, तो एक्स की जो डेटा सेट आया वो 39 से लेकर के 63 के बीच में लाई करेगा एक्स, तो बोला कि एक्स कैन बी, परसेंटेज वही कैन बी, 29 नहीं हो सकता, 37 नहीं हो सकता, 65 नहीं हो सकता, तो एक्स कैन बी 55। तो एग्जैक्ट वैल्यू की बजाय उन्होंने जो रेंज आ रही है उसमें से एक वैल्यू पूछ ली कि इट कैन बी,
तो x की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 39 से लेकर के 63 के बीच में कोई भी एक वैल्यू पॉसिबल हो पाएगी। तो यहां पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? समझ गया? ठीक है, चलो एक इस सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों कि यूनियन i इक्वल टू 1 to 50 है ना बेटा, ये xi जो सेट्स है उनके यूनियन 1 से लेकर के 50 तक, और yi जो सेट है उनका 1 से लेकर के n तक, इनका जो यूनियन है वो t के इक्वल है, where each xi contains 10 elements, each yi contains 5 elements. If each element of the set T is an element of exactly 20 of sets xi and exactly 6 of the yi, then the value of n is equal to। इस टाइप का क्वेश्चन आजकल पॉपुलर है बेटा, आजकल के जो सेशंस आ रहे हैं इनके अंदर इस काइंड का ये आया हुआ, ये 2020 में आया हुआ है, तो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा पॉपुलर है जो कि काउंटिंग बेस्ड है, काउंटिंग बेस्ड है, सिंपल। बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा इसका? बेटा जो टी सेट है, टी सेट हिंट दे रहा हूं मैं, आप मान लो उसके अंदर पी एलिमेंट्स है, टी सेट के अंदर पी एलिमेंट्स है, टी सेट के अंदर पी एलिमेंट्स है, ठीक है? तो क्या कह रहा है, each element of the set T, मतलब P जो एलिमेंट्स है, is an element of exactly 20 of xi, मतलब 20p, T के अंदर यदि P एलिमेंट है तो हर एलिमेंट 20 xi में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा? यदि मैं x सेट की बात करूं, x की टोटल की एलिमेंट भी x सेट के अंदर जो xi's है उन सब के अंदर टोटल एलिमेंट कितने होंगे? हर xi के अंदर 10 एलिमेंट है, और कितने xi है? 50। तो xi जो सेट है उनके अंदर टोटल 500 एलिमेंट हो गए, नहीं हो गए? ईच xi कंटेन्स 10 एलिमेंट, और टोटल कितने यूनियन है? 50, ठीक है? तो कितने हो गए बेटा? 10 10 10 50 हो गए। और यहां पर क्या हो गया? each t, each element of the t is an element of exactly 20 of the set xi, तो 20 times p is equal to this। तो यहां से बेटा t के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? p की वैल्यू आपके पास आ गई, कितनी आ गई बेटा? 0 से 0 कट गया और 25 आ, p की वैल्यू आ गई 25। p इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट t, ठीक? नाउ y के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, each yi contain the 5 एलिमेंट, तो y के अंदर टोटल कितने एलिमेंट हो गए? 5n। y के अंदर हर each yi contain the 5 एलिमेंट, तो टोटल कितने हैं? यूनियन, ठीक है? अब समझ में आया 5n? और यहां पे क्या दिया हुआ है?
exactly 6 of the set yi. Each element of the set T belongs to exactly 6 of sets yi. तो यहां से आएगा 6p, भाई टी के अंदर p एलिमेंट थे और 6 yi में बिलोंग करता है, तो 6p इक्वल टू 5n। तो यहां से आगे आपके पास p की वैल्यू आ गई 5n इक्वल टू 6 इंटू 25, तो n इक्वल टू 6 इंटू 5 30। चेक करो बेटा यही है क्या? तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। कि क्वेश्चन था नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पर। चमका कि नहीं चमका क्वेश्चन? क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो? बेटा आप एलिमेंट को काउंट करो। क्या करो? एलिमेंट को काउंट करो कि जो T है उसके अंदर P एलिमेंट है। T के अंदर कितने एलिमेंट है? P। ऐसे समझो आप, ये जितने भी एक्साइज थे ना इनका यूनियन किया है आपने। x1 यूनियन, x2 यूनियन, x3 यूनियन, x4, जितने भी एक्साइज थे इनका यूनियन कर दिया आपने। करिए यूनियन। कितने कितने थे ये? x 50 थे। तो इन सबके जो एलिमेंट होंगे, इन सबके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? ईच xi के अंदर 10 एलिमेंट है, तो टोटल कितने हो गए भाई? ईच xi के अंदर 10 एलिमेंट है, टोटल कितने हो गए? 500। और क्या बोला गया है? एवरी एलिमेंट ऑफ टी, टी का हर एक एलिमेंट, टी के अंदर p एलिमेंट है, टी का हर एक एलिमेंट कितने xi में बिलोंग कर रहा है? 20 xi में बिलोंग कर रहा है। वो पर्टिकुलर एलिमेंट, एक एलिमेंट, टी का एक एलिमेंट 20 xi में बिलोंग कर रहा है, तो उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो 20 p एलिमेंट हुए नहीं हुए एक्साइज के यूनियन में टोटल। और इधर कितने हुए? 50 into 100 हुए टोटल एलिमेंट। हर xi के अंदर 10 एलिमेंट है तो 500 हुए टोटल एलिमेंट। और वैसे काउंट किया जाए टी के रेस्पेक्ट में तो कितने हुए? एक टी के अंदर p एलिमेंट थे और हर एलिमेंट जो है 20 xi में बिलोंग कर रहा है, तो 20 p के इक्वल यहाँ से। इसी प्रकार से y वाला कॉम्बिनेशन निकाला है, तो यहाँ से आपके पास n की वैल्यू आ गई 30। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चन हमने जेई मेन के 2020 सितंबर अटेम्प्ट से लिए थे बच्चों। आई होप सभी बच्चों को यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसके बाद मैं बता दूं आपको, यू हैव टू डाउनलोड द ऐप जेई मैथ्स बाय आरजी आंसर। टेस्ट कैसे देना है? हमारी ये जो टीआरएस सेशन है, थ्योरी रिवीजन सेशन, ये आपके टीटीएस में चलेंगे ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ये क्लास 1.5 घंटे की, उससे ज्यादा भी हो सकती है। इसके अंदर आपको 2 कोर्स ज्वाइन करने हैं। एक कोर्स है जेई आरजीएल सर और जेई स्टैंडर्ड 12th। इसके अंदर वो सभी बच्चे जो पेड कोर्स में एनरोल्ड हैं उनके लिए अपनी ईमेल आईडी वगैरह मेरे को व्हाट्सएप कर देना, तो उसके लिए टेस्ट अवेलेबल होंगे। जैसे पहला टेस्ट आएगा TWT01, उसकी डेट आएगी 23 दिसंबर 2020। तो वो टेस्ट आपको देना है बच्चों, ठीक है। उसका एनालिसिस करना है, उसके जो डाउट्स रहे तो नेक्स्ट सेशन में आप पूछ सकते हैं। और इस कोर्स के अंदर एक मैथमेटिक्स में जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, थ्योरी पार्ट में तो वहाँ क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स के अंदर जाएंगे तो आपको थ्योरी रिवीजन सारे मिल जाएंगे। डेली रात को यूट्यूब पे अपना प्रैक्टिस सेशन डाल रहे हैं 01, 02, 03 करके। वो प्रैक्टिस सेशन में मिक्स क्वेश्चंस हैं और कुछ कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी है, तो वो प्रैक्टिस सेशन भी आपको साथ साथ करने हैं, ठीक है। वो करने जरूरी हैं, वो करने भी जरूरी हैं, ठीक है। वो सारे प्रैक्टिस सेशन आपको क्रैश कोर्स यहाँ पे भी मिल जाएंगे ऐप पर और यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। इस प्रकार से बच्चों आप करते रहें, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये जो सेशन है ये पसंद आया होगा। आपको ये आज का जो सेशन है ये पसंद आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं फिर अगले सेशन में।